नमस्कार। आज हम मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन 1941 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं पर बल दिया था: भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार विश्व में हर स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिए। अटलांटिक चार्टर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के द्वारा मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं पर बार बार बल दिया गया। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव 1944 में डम्बल्टन ओक सम्मेलन में स्वीकार किए गए। उस समय यह कल्पना नहीं की गई थी कि मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने को इस प्रस्तावित संगठन का एक बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाए। लेकिन जब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो सोवियत संघ के प्रतिनिधि मंडल की पहलकदमी पर ही घोषणा पत्र तैयार करने वालों ने मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान में संबंधित प्रावधानों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र तथा मानव अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार संबंधी पृथक घोषणा तो शामिल नहीं है, लेकिन चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और साथ ही मानव अधिकारों को राज्यों के बीच संगठित सहयोग स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार से संबंधित निम्नलिखित संबंध मिलता है। सबसे पहला, चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया। अनुच्छेद 1 कहता है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 13 कहता है कि जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहयोग देना। अनुच्छेद 55 कहता है कि जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 56 कहता है सभी सदस्य राज्य मानव अधिकारों तथा मानव स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 62 कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उनके पालन के संबंध में सिफारिश करने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया। अब देखेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदेश या आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। लगभग 3 वर्षों के प्रयत्न के बाद मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया, अर्थात काम करने और समान काम के लिए समान पारिश्रमिक पाने के अधिकार का, ट्रेड यूनियनों में संगठित होने का अधिकार, विश्राम तथा सामाजिक भरण पोषण का अधिकार, शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, जीवन के अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्ण सभाएं करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। सारी दुनिया की जनता जानती है कि 30 धाराओं वाली ये घोषणा लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अंतर्गत और मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्रवाई के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। इसकी प्रस्तावना में कहा गया
कि मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया। 30 अनुच्छेद वाली ये घोषणा इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार और मर्यादा में समान है। उनमें विवेक और बुद्धि है, अतः उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्वयुक्त व्यवहार करना चाहिए। अनुच्छेद 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का पात्र है। इसके अतिरिक्त किसी स्थान अथवा देश के साथ जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों में सर्वदा निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाएगा। कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को अविहित गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुलेआम तरीके से सुने जाने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उसे खुलेआम मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उचित सुविधा प्राप्त हो रही हो, अपराधी सिद्ध नहीं किया गया हो। किसी की भी कौटुंबिक, गृहस्थ या पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रांतरण से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। व्यस्त अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जातीय, राष्ट्रीयता तथा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार होगा। उन्हें विवाह करने का, वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक संबंध विच्छेद के समान अधिकार प्राप्त है। विवाह के इच्छुक दंपति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने तथा बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। साथ ही काम के घंटों का समुचित निर्धारण और अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियों का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने व कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिसमें इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति हो सके। इसी घोषणा पत्र में दिए गए किसी आदेश में ऐसे अर्थ न लगाए जाएं जिससे किसी राज्य को, समूह अथवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार को नष्ट करने का उद्देश्य। स्पष्टतः इस घोषणा पत्र को मानववाद का दमकल कहा गया। चार्ल्स मल्ली के अनुसार यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम दिया। पामर एवं परकिंस के शब्दों में यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है।
अब देखेंगे मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के लिए कार्य प्रारंभ हो गया था। इसी उद्देश्य से महासभा ने मानव अधिकार आयोग के 2 प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने का काम सौंपा, एक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में और दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में। पहला इसमें नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावना, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र और तीसरा है राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रस्तावना की वैकल्पिक व्यवस्था। 16 दिसंबर 1966 को महासभा ने सर्वसम्मति से इन प्रतिज्ञा पत्रों को अपनाया और 19 दिसंबर 1966 को इन प्रतिज्ञा पत्रों को हस्ताक्षर के लिए रखा गया। प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्र के लिए 35 राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक था। 23 मार्च 1976 को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 लागू हो गया और 3 जनवरी 1976 को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञा पत्र निर्धारित किया गया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी प्रतिज्ञा पत्र द्वारा जिन मानव अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया गया वे निम्न प्रकार हैं। पहला है न्यायपूर्ण और उचित परिस्थितियों में काम का अधिकार। दूसरा है सामाजिक संरक्षण, उचित जीवन स्तर और शारीरिक एवं मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार। शिक्षा और सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं वैज्ञानिक प्रगति से मिले लाभों का आनंद लेने का अधिकार। अब देखते हैं मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष घोषित किया। इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन तेहरान में आयोजित मानव अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें एक कार्यक्रम और एक मुख्य घोषणा का अनुमोदन किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन, जिसमें 170 से अधिक व 841 गैर सरकारी संगठनों और बड़ी संख्या में विशेष रूप से आमंत्रित लोगों तथा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया, 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। वियना घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया कि आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए आवश्यक उपाय तत्काल किए जाएं। घोषणा में संकेत किया गया कि आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के बीच संबंध है। मानव अधिकार आयोग। आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में स्थापित मानव अधिकार आयोग महासभा को मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, सिफारिशें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस आयोग में 53 सदस्य देश शामिल किए जाते थे। इन देशों को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता था और इस आयोग की प्रतिवर्ष 6 सप्ताह के लिए जिनेवा में बैठक आयोजित की जाती थी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का गठन। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त का गठन किया। मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद गठित करने को पश्चिमी देश अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन यह अमेरिकी मानव अधिकार संगठन और विकासशील देशों के बीच समझौते के कारण ही हुआ। पश्चिमी देश उच्चायुक्त को काफ़ी शक्तिशाली बनाने के लिए के अतिरिक्त उसे जांच का अधिकार देना चाहते थे, जबकि विकासशील देशों को आशंका थी कि इस बहाने पश्चिमी देश अपने मानवाधिकार और लोकतंत्र के विचार तथा संस्कृति उन पर थोपना चाहते हैं। उच्चायुक्त का पद महासचिव के स्तर का रखा गया और उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। उच्चायुक्त का मुख्यालय जेनेवा में है तथा उसकी एक शाखा न्यूयॉर्क में भी रखी गई। नेक्स्ट है मानव अधिकार केंद्र। मानव अधिकार केंद्र का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अंगों को मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण में काम करने में मदद देना था। संबंधित अंगों द्वारा अनुरोध करने पर शोध कार्य करना और मानव अधिकारों से संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित एवं प्रसारित करना है। यह केंद्र अनेक मानव अधिकार संगठनों जैसे मानव अधिकार आयोगों और अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव को रोकने और उनसे संरक्षण से संबंधित उपायों की मदद करता है। अब हम देखेंगे मानव अधिकारों की यथार्थ स्थिति। यो तो मानवता की दुहाई देकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात अनेक सरकारों की तरफ से उठी, लेकिन अधिसंख्यक सरकारें इस क्षेत्र में अपनी दोगली नीति के कारण असफल रही। यहाँ तक कि लोकतंत्री अमेरिका तथा ब्रिटेन भी इस क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस सफलताएं हासिल नहीं कर पाए। अपने यहाँ लोकतंत्री ढांचे को कायम रखते हुए ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असीमित शोषण किया।
ब्रिटेन के भूतपूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर आवेन ईरान में हो रहे अत्याचार के बारे में मानते थे कि वहाँ उनके देश के लिए मानवाधिकार मुद्दे ईरानी तेल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र उसकी आयु बढ़ने के साथ ही संकुचित होता जा रहा है। वह अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका गठन किया था। यह एक तथ्य है कि आज समूचे विश्व में मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है, किंतु मानव अधिकार आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण रपटे प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। आयोग की विफलता संभवतः उतनी नहीं करती जितना अखरने वाले तथ्य यह है कि अब तक सही बात को कहने का साहस ही नहीं जुटा पाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मानव अधिकार के संबंधित प्रकाशित रिपोर्टें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर 1948 में स्वीकृत मानवाधिकार घोषणा पत्र के बावजूद विश्व के अधिक संख्य देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी बड़े सरकारें और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा समूह के संबंध देश मानव अधिकारों का हनन करते हैं। जुलाई को लंदन में जारी राजनीतिक विचारधारा समूह का जुलाई को लंदन में जारी अपनी 1995 की वार्षिक रिपोर्ट में विश्व के 150 देशों में मानव अधिकार की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें उग्रवादी संगठनों के साथ साथ राज्य के सरकारी दमन तंत्र को भी निशाना बनाया गया। इसमें सभी दक्षिणी एशियाई देशों सहित विश्व के कुल 141 देशों पर मानव अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एमनेस्टी की रिपोर्ट में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की गई। एमनेस्टी की वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट में अमेरिका के मानव अधिकारों के हनन की जो तस्वीर पेश की गई वह बहुत ही चिंताजनक है। अमेरिका विश्व के अनेक देशों को मानव अधिकारों की रक्षा के उपदेश देता है, लेकिन स्वयं अपने घर में वह न तो पुलिस को ज्यादती करने से रोक पाया है और न ही अपने कानूनों से मानव अधिकार का हनन करने वाले प्रावधानों को निकाल पाया है। 19 नवंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार संबंधी एक समिति ने 3 अलग अलग प्रस्ताव पारित कर ईरान, म्यांमार व उत्तरी कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघन की कड़ी निंदा की। ईरान के विरुद्ध पारित प्रस्ताव में ईरान पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह अत्याचार, अंग विच्छेदन, पत्थर मारने, महिलाओं के साथ भेदभाव तथा हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पारित प्रस्ताव में वहां जारी प्रताड़ना, अवैध हिरासत तथा धर्म एवं समुदाय के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन को लेकर चिंता व्यक्त की गई। निष्कर्ष रूप में पामर्स तथा प्रकृष्ट ने ठीक ही लिखा है कि विश्व के कुछ ही भागों में मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित है। अधिकांश देशों में या अधिकांश क्षेत्रों में अभी इसका कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू।